बच्चों, मैं एस.के. मित्रा, शिक्षक DAV CCL दिल्ली का, तुम्हें मैं आज फिजिक्स से मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। जिस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले मैग्नेट की थोड़ी सी डिग्री करेंगे, उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद हम लोग मैग्नेट के फील्ड लाइंस और बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, ये सबको मालूम होगा कि मैग्नेट एक ऐसी वस्तु है जो आयरन को या आयरन से बनी किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है। अब ये मैग्नेट बहुत ही पहले इसकी आविष्कार हुई थी। उस समय ये मैग्नेट जिस रूप में हम देखते हैं उस तरह की कोई शेप में मैग्नेट नहीं थी। उस समय सबसे पहले एक पत्थर जैसा स्ट्रक्चर मैग्नेट का मिला था, जिसमें ये गुण पाया गया कि वो आयरन को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये मैग्नेट की एक तरह से हम कह सकते हैं हिस्ट्री है। और इस मैग्नेट का जो नेचर में पाया जाना, उसे नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है। इस नेचुरल मैग्नेट को जब पाया गया तो उसमें एक प्रॉपर्टी और देखी गई कि वो ना ही सिर्फ आयरन को अपनी ओर आकर्षित करती है, बल्कि उस पत्थर जैसे टुकड़े को जब एक धागे से बांधकर लटका दी जाए तो हमेशा ये हमारी जो चार दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनमें से नॉर्थ और साउथ दिशाओं को ये हमेशा दिखाती है। हमेशा ये नॉर्थ और साउथ दिशा की ओर आकर उठती है। ये दूसरी प्रॉपर्टी में पाई गई। तो उस समय लोगों ने इसका इस्तेमाल दिशा जानने के लिए भी करने लगा और बाद में इस नेचुरल मैग्नेट का नाम लोडस्टोन पड़ा। इसी नेचुरल मैग्नेट को हम लोडस्टोन कहते हैं। इसके बाद में मैग्नेट और बनाई गई अलग अलग शेप में, अलग अलग डिजाइन में, और फिर उस बनाई हुई मैग्नेट को हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। जैसे आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम कई शेप में, कई डिजाइन में देखते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट वगैरह वगैरह। बार मैग्नेट इस तरह से दिखता है, हॉर्स शू यू शेप मैग्नेट इस तरह का दिखता है, हॉर्स शू इस तरह का दिखता है। तो देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट। अब हम लोग जो हमारे यहाँ मेन टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो ये हम लोग देखे हैं, जैसे मैं तुम्हें मैग्नेट दिखा रहा हूं, ये एक सिंपल बार मैग्नेट है। और इस मैग्नेट के पास अगर हम एक आयरन की पिन लाते हैं तो ये सबको पता है कि वो उसे अट्रैक्ट कर लेती है, खींच लेती है, आकर्षित करती है। हम ये भी देखे हैं कि मैग्नेट के थोड़ी दूर रखने पर ही ये पिन को खींच लेता है, थोड़ी दूर से खींच लेता है, दोनों तरफ। यानी एक मैग्नेट में, जैसे हम एक बार मैग्नेट लेते हैं तो इसके चारों तरफ
क्षेत्र होता है जहां पर हम इस मैग्नेट के खींचने की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो उस क्षेत्र को जहां तक इस मैग्नेट का असर हमें मिलती है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट का छोटा हो सकता है, किसी मैग्नेट का बड़ा हो सकता है। ये डिपेंड करती है मैग्नेट की स्ट्रेंथ पर। जिस मैग्नेट की क्षमता जितनी अधिक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा वाइड, उतना ही ज़्यादा चौड़ी होगी। ये तो हो गई समझने की बात कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अब हम एक्सपेरिमेंटली ये जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का पता हम कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे how to plot magnetic lines of forces around a bar magnet। अब एक नई टर्म्स आ गई, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये क्या है? तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग अभी देखेंगे कि ये कुछ कर्व्स हैं, कुछ वक्र रेखाएं हैं जो क्लोज्ड है, मतलब कहीं से खुली हुई नहीं है। ये क्लोज्ड कर्व है जो मैग्नेट के एक पोल से लेकर दूसरी पोल तक रहती है, या दूसरी पोल तक ये बिखरी हुई है। और इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये रेखाएं जहां तक फैली रहती है वहां तक की एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब हम लोग इस रेखा को, इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे इसको हम खोजते हैं, वो कहां से शुरू होकर कहां तक रहती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक ड्राइंग बोर्ड रखेंगे, उस पर एक वाइट पेपर का टुकड़ा रखेंगे और फिर हम उस पर एक बार मैग्नेट को इस तरह से रख देंगे। ये तो सबको पता है कि मैग्नेट का जो दो एंड्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स। अब इन दोनों एंड में से एक को हम कहते हैं नॉर्थ पोल, एक को कहते हैं साउथ पोल। अब अगर हमें पता नहीं है, बहुत सारे मैग्नेट में एन और एस लिखा रहता है या कुछ चिन्ह दिया रहता है। जैसे इस मैग्नेट में तुम देख सकते हो, यहाँ पर एक व्हाइट डॉट दी हुई है, तो ये व्हाइट डॉट नॉर्थ पोल है। अगर हमें पता नहीं हो कि कौन सी नॉर्थ कौन सी साउथ, तो हम किसी भी मैग्नेट का ये पोल को तुरंत खोज सकते हैं। या एक दूसरी मैग्नेट हम लिए हैं, इसे धागे से बांधकर हम अगर इस तरह से लटका दें तो हम पाएंगे कि ये मैग्नेट एक खास दिशा में आकर रुकती है। और ये जो खास दिशा है वो ये इस तरफ है, यानी एक एंड इस तरफ, एक एंड दूसरी तरफ। हमारी पूर्व दिशा ये साइड में है, तो ये अगर होगी तो ये वाली होगी उत्तर और ये होगी दक्षिण। तो हम देख रहे हैं कि एक एंड उत्तर की ओर, एक एंड दक्षिण की ओर रुकी हुई है। अगर हम इसको घुमाकर इस तरह से कर दें तो फिर अपने आप ये घूमकर उसी पोजीशन पे आकर रुकती है। तो इसको हम लोग बाद में जिक्र करेंगे कि ऐसा ही एक पोजीशन में मैग्नेट हमेशा क्यों आती है, क्यों नहीं दूसरी पोजीशन में रहती है। तो जो मैग्नेट का जो एंड
उत्तर की ओर रहती है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो दक्षिण की ओर रहती है उसे हम साउथ पोल कहते हैं। तो इस मैग्नेट में भी ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब हम लोग मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है उस मैग्नेट की जिसको हम लोग पेपर के ऊपर रखे हैं। अब हमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने के लिए हम एक दूसरी और छोटी सी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक कॉम्पस। देखो बच्चे, ये कहलाती है मैग्नेटिक कॉम्पस। इसमें हम देख रहे हैं एक छोटी सी निडल है जिसकी शेप इस तरह से एरो जैसी है। असल में ये पतली सी जो निडल है वो एक मैग्नेट है, और उसे बीच में एक कील के सहायता से इस तरह से फिक्स की गई है कि ये फ्रीली घूम सकती है। इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक कॉम्पस। आमतौर पर इसका इस्तेमाल या तो हम लेबोरेटरी में करते हैं या फिर किसी जगह में दिशा जानने के लिए करते हैं। अगर हम कोई नई जगह चले जाएं जहां हमें दिशा नहीं मालूम हो, क्योंकि सब जगह में दिशाएं अलग अलग होती है, तो वहां पर इस मैग्नेटिक कॉम्पस को हम रखेंगे। और चूंकि ये एक मैग्नेट है तो इसकी जो निडल है वो फ्री है घूमने के लिए, वो हमेशा कौन दोनों दिशाओं को दिखाएगी। जैसे ये मैग्नेट दिखा रहे हैं जी, लटकाने के बाद वो नॉर्थ और साउथ को दिखाएगी। और नॉर्थ और साउथ जब हमें पता चल जाए तो हम ईस्ट और वेस्ट भी पता कर सकते हैं। तो इस मैग्नेटिक कॉम्पस को हम क्या करेंगे, इसे हम इस बार मैग्नेट के जो नॉर्थ पोल है उसके पास रखेंगे। इसके पास रखते ही यहाँ पर चूंकि बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल रखी है, तो इस कॉम्पस की कौन सी पोल यहाँ रहेगी? डेफिनेटली साउथ पोल, क्योंकि एक दूसरी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट की जो ऑपोजिट पोल्स हैं यानी नॉर्थ और साउथ, उन दोनों में अट्रैक्शन होती है। जैसे ये नॉर्थ पोल है, अगर हम इसके पास एक नॉर्थ पोल लाते हैं तब ये दोनों में अट्रैक्शन होती है। मतलब ये दोनों ऑपोजिट पोल है, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है। लेकिन अगर हम इसके पास दूसरी नॉर्थ पोल लाते हैं तो ये कभी भी अट्रैक्शन नहीं बल्कि डिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि हम कॉम्पस निडल को रखे हैं तो कॉम्पस निडल की एरो किस तरफ रहेगी? वो इस तरह से रहेगी। यानी एरो की बता दूं, ये जो एंड होती है ये नॉर्थ पोल होती है, ये साउथ पोल होती है। चूंकि यहाँ एक मैग्नेट हम ऑलरेडी रख चुके हैं तो यहाँ पर इस निडल की साउथ पोल रहेगी, ये नॉर्थ पोल रहेगी। अब हम यहाँ पर पेंसिल से एक मार्क कर देंगे और फिर उठाकर इस कॉम्पस निडल को आगे रखेंगे। तो हम देखेंगे कि अब निडल की पोजीशन ये हो। फिर वहां पर हम एक मार्क करेंगे और फिर इसको आगे रख देंगे। ऐसे अगर हम रखते जाएंगे तो हम पाएंगे कि फाइनली ये जो पॉइंट्स हम देते गए हैं उसको हम जोड़ते जाएं तो हमें कर्व लाइन मिलती है जो दिखने में बहुत हद तक इस तरह का होती है। अब हम इसको थोड़ी अच्छी तरह से अगर बनाएं तो ये इस तरह का दिखती है। तो ये क्या है? ये है हमारी मैग्नेटिक लाइन का फोर्स। हालांकि ऐसी कोई लाइन दिखती नहीं है, ये काल्पनिक है, लेकिन हम यहां दिखाने के लिए इसको प्रोमिनेंटली ड्रॉ किए हैं। अब यही चीज अगर हम इस तरफ करते हैं तो उसी तरह की एक वक्र रेखा हमें इधर भी मिलती है। तो दिस इज अनदर लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ऐसी हम जितने चाहें ड्रॉ कर सकते हैं।
तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जब फोर्स की बात हम कर रहे हैं तो फोर्स की एक डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की ओर। तो हम इस तरह से एरो लगाएंगे जो बताएगा हमें कि ये लाइन नॉर्थ से चलकर साउथ पोल तक जाती है। इधर भी नॉर्थ से चलकर साउथ पोल तक जाती है। अब कुछ और रेखाएं हम बना लेते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पोल्स है यहां पर सभी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आकर मिल रही है, यानी पोल्स के पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की संख्याएं ज्यादा है और बीचों में ये काफी कम है, गैप्स बहुत ज्यादा है। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जहां पर सबसे अधिक संख्या में होती है वहां पर मैग्नेट की स्ट्रेंथ सबसे अधिक होती है, मैग्नेट की पावर सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए ये बातें हम लोग कि मैग्नेट में जब हम किसी वस्तु को आयरन की लाकर इसके पास लाते हैं तो सबसे ज्यादा खींचने की शक्ति इसके दोनों पोल्स में होती है, बीच में काफी कम होती है। कारण ये है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बीच में काफी कम है और वो काफी दूर दूर है। जितना वो नजदीक होगी उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगी। दूसरी चीज समझने वाली यहाँ ये है कि ये भले हम ये कार्य को दिखाए हैं यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हम पहले ही बताए थे कि ये क्लोज कार्य होता है। क्लोज का मतलब बीच में कहीं ब्रेक नहीं होगा। तो चूंकि यहाँ मैग्नेट है इसलिए मुझे ये हम दिखाए नहीं है, लेकिन अगर हम इसे दिखाना चाहें तो ये लाइन सही मायने में इस तरह से मैग्नेट के अंदर भी है। ठीक है। अब मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर है, लेकिन अंदर से जो है वो साउथ से नॉर्थ की ओर है। समझ रहे हो बच्चे? ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इनसाइड द मैग्नेट। तो ये सही में एक पूरी क्लोज कर्व है, यहां से शुरू होकर यहां तक। ठीक है। तो ऐसी क्लोज कर्व्स को जो मैग्नेट के दोनों तरफ है इसे हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। अब इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दूसरी चीज है कि ये भले यहाँ क्लोज दिख रहा हो लेकिन कोई भी कर्व एक दूसरे को काटती नहीं है। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को काटती नहीं है। अब अगर किसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में हमें ये पता करना हो कि यहाँ पर सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फोर्स है तो डायरेक्शन होगा, तो उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट की दिशा में क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट हमें बताएगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है। अब बीच में हम देख रहे हैं कि ये कार बड़ी होती जा रही है, यानी जितनी दूर जाएगी ये कार बड़ी होती जाएगी और गैप्स भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैग्नेट ये जो लाइंस है वो पैरेलल है। तो पैरेलल जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं तो उस क्षेत्र में मैग्नेटिक पावर जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड, वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है। उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो क्लियर हो गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज ए क्लोज कर्व which starts from north pole of the magnet and
पोल ऑफ द मैग्नेट। ये क्लोज कार्ड है जो मैग्नेट की नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल तक पहुंचती है। दूसरी प्रॉपर्टी है, दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी आपस में कटता नहीं है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर हम मान लें कि एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दूसरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को इस पॉइंट पे काट दे, तो हम कह रहे हैं ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर अगर हम इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे तो टेंजेंट खींचेंगे तो ये होगी फोर्स की डायरेक्शन। इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में टेंजेंट खींचेंगे तो ये होगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शन अलग अलग होगी, लेकिन एक ही मैग्नेट में दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो आपस में कभी कटती नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर मैक्सिमम इन नंबर नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की संख्या सबसे ज्यादा होती है पोल्स के पास, और वहीं पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो दीज आर सम ऑफ द रूल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अभी बताया मैं कि एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेकेंड होता है नॉन यूनिफॉर्म तो ये दोनों में अंतर क्या है कि अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह से आपस में पैरेलल हो, सभी की डायरेक्शन एक जगह एक दिशा में हो, तो उस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। लेकिन अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह का हो, यानी थोड़ी दूर पैरेलल होने के बाद फिर ये फैल गई है, तो ऐसी स्थिति में ये मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ये दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसके बाद हम जो तुम्हें सिंपल से एक्टिविटी दिखाए थे कि एक मैग्नेट को जब हम धागे से बांधकर लटका देते हैं तो उसकी दोनों पोल्स नॉर्थ और साउथ हमेशा जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर आकर रुकती है। तो इसकी खास कारण क्या है? तो इसकी कारण जानने के लिए हमें ये जानना होगा, आर्क itself behaves like a magnet। यानी
हमारी जो आर्क है ये खुद एक मैग्नेट जैसा बिहेव करती है। ऐसी आर्क के अंदर कोई गड़ी हुई कोई मैग्नेट नहीं है, लेकिन ये पूरी आर्क जो है मैग्नेट जैसी बर्ताव करती है। तो जब मैग्नेट जैसी बर्ताव करेगी तो उस आर्क मैग्नेट का डेफिनेटली नॉर्थ साउथ पोल होगी। तो हम यहां मान लेते हैं कि आर्क मैग्नेट है और इस आर्क मैग्नेट की जो नॉर्थ पोल है ये अलग 4 दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आर्क मैग्नेट की जो साउथ पोल है वो किस तरफ स्थित है? वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर स्थित है, जियोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन की। और इसकी जो नॉर्थ पोल है वो साउथ डायरेक्शन में स्थित है। अब अगर हम एक मैग्नेट को इसी तरह धागे से बांधकर लटका दें तो जब रुकेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो ये हमें पता है कि दोनों सेम पोल्स एक साथ नहीं रह सकते, उन दोनों के बीच रिपल्सन यानी विकर्षण होती है। जब भी रहेगी तो दोनों अलग अलग पोल्स यानी नॉर्थ और साउथ एक साथ रह सकते हैं। तो चूंकि यहाँ आर्क मैग्नेट की साउथ पोल है तो यहाँ कौन सी पोल आकर रुकेगी? दैट इज नॉर्थ पोल, और इधर साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल किस तरफ आई? टुवर्ड्स नॉर्थ, और साउथ पोल टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो यही कारण है कि ड्यू टू आर्क मैग्नेटिज्म, आर्क के मैग्नेटिक प्रभाव के कारण ये कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाती है। नाउ सो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक करंट। पहले ऐसी धारणा थी कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऑर्स्टेड नाम की साइंटिस्ट सबसे पहले बताए कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट के बीच बहुत ही गहरा संबंध है। और ये संबंध क्या है ये हम लोग जानेंगे। इसके लिए हम ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट की जिक्र करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में ऑर्स्टेड ने क्या किया? उसने एक सिंपल सर्किट बनाया। एक तार को बैटरी और स्विच के मदद से इस तरह से बनाया है। ये एक सिंपल सर्किट है, ये बैटरी है, ये स्विच है, और इस तार के बगल में या इसके नीचे इसी तरह की एक मैग्नेटिक कॉम्पस को रख दी गई पहले से। तो पहले जब इसमें करंट हम स्टार्ट नहीं किए फ्लो करना, तो ये नॉर्मली इस पोजीशन में रहे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे? इस स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करते ही इसमें करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होते ही हम देखेंगे कि ये जो मिडिल है कॉम्पस की वो थोड़ी सी घूम जाएगी।
अब ये लेफ्ट में भी घूम सकती है, राइट में भी घूम सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन हम पाएंगे कि इसमें थोड़ी सी डिफ्लेक्शन आए, ये मूव करेगी। अब बात है कि क्योंकि ये भी एक मैग्नेट है तो ये डिफ्लेक्ट तभी हो सकती है, अपनी जगह से ये तभी हट सकती है जब हम दूसरा मैग्नेट इसके पास ले आए। तो हमने यहाँ पर कोई मैग्नेट लाया नहीं, हमने सिर्फ यहाँ करंट फ्लो किया। तो इसी आधार पर ऑस्टेड ने कहा कि जब हम करंट फ्लो करते हैं एक वायर से, तो वो वायर, वो कंडक्टर मैग्नेट जैसा बर्ताव करता है, मैग्नेट जैसी बिहेव करती है, ठीक है, जिसके कारण इस पे डिफ्लेक्शन होती है। अब एक मजे की बात यह है कि अगर हम इस तार के कनेक्शन को चेंज कर दें, इसे हम पॉजिटिव से और इसे नेगेटिव से जोड़ दें, तो करंट की दिशा बदल जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो उस स्थिति में हम क्या पाएंगे कि इस रेडियल की जो डिफ्लेक्शन है वो भी बदल जाएगी, वो अब राइट साइड में होगा, ठीक है, लेकिन डिफ्लेक्शन होगा। तो जब जब करंट फ्लो होगी तब तक हम पाएंगे कि मैग्नेट में मिडिल में डिफ्लेक्शन होती है। तो इस इफेक्ट को, यानी करंट जब कंडक्टर से फ्लो करे तो उसके कारण मैग्नेटिक बिहेवियर जो वो कंडक्टर शो करती है, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम्हारी होमवर्क होगी, तुम्हें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं तुम्हें उस क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा। तो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुम उसे नोट करोगे। अभी तक जो जो चीजें हम लोग पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। पहला, इन विच पार्ट of a magnet the attraction power is maximum। मैग्नेट के किस जगह पर उसकी अट्रैक्शन पावर सबसे अधिक होती है। दूसरी क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। कई प्रॉपर्टीज हमने बताया, उनमें से दो प्रॉपर्टी लिखना है। थर्ड, वाई टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ पोल्स नेवर intersect each other। इसको भी मैं बताया हूं कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता। फोर्थ, व्हाट इज
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और अंतिम प्रश्न है, ठीक है, वहां तक अभी हम लोग गए नहीं हैं, तो ये 4 प्रश्न तुम्हें करना है आंसर, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूं। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? तो बच्चों, ये 5 क्वेश्चन का, ऐसे तो मैं सारी चीजें तुम्हें डिस्कस कर दिया हूं इसी लेसन के दौरान, फिर से एक बार बता देता हूं कि इस पहली क्वेश्चन में तुम्हें बतानी है कि मैग्नेट के कौन सी पार्ट में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन हमें मिलती है, ठीक है, सबसे ज्यादा पावर मिलती है। तो वो हम जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को देखेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा। सेकंड है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी। तो 3-4 प्रॉपर्टी मैंने बताया है, उनमें से 2 प्रॉपर्टी तुम्हें लिखनी है कि किस तरह की लाइन है, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक खत्म होती है, ठीक है, आपस में कटती है या नहीं कटती है। चौथी क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में कभी नहीं कटती है, तो क्यों नहीं कटती है, अगर कटेगी तो किस तरह की सिचुएशन होगी, जो मैं तुम्हें दिखाया था इस तरह से, तो वो तुम्हें बतानी है कि इसलिए ये दोनों आपस में नहीं कट सकते। फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड पूरी जगह पे यूनिफॉर्म, एक जैसा कब होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न किस तरह का रहने पर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मतलब यूनिफॉर्म फील्ड कहलाती है। और लास्ट की जो क्वेश्चन है नॉन यूनिफॉर्म, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की पैटर्न किस तरह का होने पर मैग्नेटिक फोर्स यूनिफॉर्म नहीं होती है, बल्कि कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन का आंसर तुम कर सकते हैं। अब इसके बाद की जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ी सी बता दें कि इसके बाद अभी हम लोग सिर्फ पढ़े थे कि जब एक तार से करंट हम फ्लो करते हैं तो वो तार मैग्नेट जैसी बिहेव करती है, जिससे हमको जिस इफेक्ट को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग बार मैग्नेट में ये देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न कैसे होती है। अब हम लोग देखेंगे कि इसी तरह से एक तार से, एक सीधी तार से अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो बन ही रही है, वो तो हम लोग यहाँ देख ही रहे हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस तार की चारों तरफ होगी या किसी एक तरफ होगी, वो हम लोग अगली सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, इतने टॉपिक्स को मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अब तुम इसे अपनी किताबों से लाइन बाय लाइन इसको पढ़ोगे और इस टॉपिक्स के हर एक चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। इसमें इस आज की सेशन में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर से फिजिक्स का सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि जब हम एक स्ट्रेट वायर से, एक स्ट्रेट कंडक्टर से करंट फ्लो करते हैं तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो किस तरह की बनती है, जो फील्ड लाइंस होती है उसकी पैटर्न क्या होती है।
तो यहाँ हमने लिख रखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर का मतलब एक वायर लेते हैं और इसे इस तरह से हम एक बैटरी और एक स्विच से जोड़ देते हैं। अब इस तार में से जब करंट फ्लो होगी तो उसके मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए हम यहाँ थोड़ा सा एक और अटैचमेंट करेंगे। हम एक कार्डबोर्ड ले लेंगे इस तरह का, इस तरह की एक कार्डबोर्ड, इसके बीच में हम एक होल बनाएंगे, वहां से इस कंडक्टर को हम पार करेंगे और फिर ये नीचे से कंडक्टर आई है, फिर इसको हम कनेक्ट करेंगे। इस बोर्ड पर हम पहले से कुछ आयरन के बुरादे, आयरन फिलिंग्स को इस तरह से हम छिड़क देते हैं। इसके बाद हम इस सर्किट को ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते ही इसमें करंट की फ्लो शुरू हो जाएगी, करंट बहना शुरू हो जाएगा और जैसे ही करंट बहना शुरू हो जाए तब हम क्या करेंगे, ये जो कार्डबोर्ड लिए हैं इसको धीरे धीरे हम एक फिंगर से थोड़ा थोड़ा ठोकेंगे ताकि ये हल्का सा वाइब्रेट हो। हम पाएंगे कि जैसे ही इसमें वाइब्रेशन होने लगेगी तो इसके ऊपर जो आयरन डस्ट हम लोगों ने छिड़का था वो इस तरह से कई सर्कल की शेप में सज जाएगा। और कंसंट्रिक सर्कल, सभी की सेंटर एक है लेकिन रेडियस अलग अलग है। सबसे नजदीक वाली सर्कल सबसे छोटी और जैसे जैसे आगे हम हैं ये बड़ी होती है। तो इस तरह से ये सज जाएगा। तो असल में ये जो कंसंट्रिक सर्कल्स बनी यही शेप है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, यानी मैग्नेटिक फील्ड की, जो इस तार की चारों तरफ बनती है। यानी जब एक स्ट्रेट वायर से हम करंट फ्लो करते हैं तो उसकी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उसकी फील्ड लाइंस जो है उसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है इन द शेप ऑफ कंसंट्रिक सर्कल्स अराउंड द वायर। उस वायर के चारों तरफ कंसंट्रिक सर्कल्स की शेप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। अब ये सर्कल्स कितनी बनेगी ये डिपेंड करेगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा ये सर्कल्स दूर तक फैलेंगे। अब बात आती है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे जानें? तो डायरेक्शन जानने के लिए हम लोग यहाँ पर मदद लेंगे मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के बारे में
पता करने के लिए एक नियम बताया जिसको हम मैक्सवेल का राइट हैंड ग्रिप रूल या इसे हम या थंब रूल भी कहते हैं। तो ये क्या रूल है? ये रूल कहता है कि ये जो कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, अगर हम मान लें कि ये पेन जो है हमारी कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर हम अपनी राइट हैंड ग्रिप यानी दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस तरह से पकड़े और हमारी जो अंगूठा है थंब, उसे हम करंट की डायरेक्शन की तरफ रखें, तो बाकी जो 4 फिंगर्स हैं वो जिधर मुड़ी हुई है, देखो मैं दिखाता हूं, ये इस तरह मुड़ी हुई, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम घुमाएं इस तरह से, ये घड़ी की सुई की जो दिशा है उसके विपरीत, तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर इसको हम करंट की डायरेक्शन में रखें तो करंट की डायरेक्शन हमारे ऊपर है, तो अगर हम यहाँ पर ऊपर की ओर थंब रखते हैं तो ये फिंगर की डायरेक्शन क्या है? ऐसा, यानी ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अंडरस्टैंड? समझ गए बच्चे? अब अगर हम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आएगी? आंसर है यस, इसकी भी डायरेक्शन बदल जाएगी। अगर हम करंट की डायरेक्शन को बदल दें, यानी यहां पर हम पॉजिटिव कर दें और यहां पर नेगेटिव कर दें, तब करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। तब करंट इधर से जाएगी, ऊपर से नीचे ही आएगी, तो उस समय इसकी डायरेक्शन भी बदलने वाली है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो फिर से हम ये रूल लगाएंगे। अब हमारी ये डायरेक्शन करंट की नीचे की ओर है, तो हम थंब को नीचे की ओर लगाएंगे। तो देखो ये डायरेक्शन किधर है? ये हाथ की बाकी उंगलियां किधर हुई है? इस तरह से, यानी ये डायरेक्शन होगी इस तरह से, यानी ये होगी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की जो सुई है उसकी जो दिशा होगी घूमने की, उसी दिशा में ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इसी तरह से मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जान सकते हैं जब करंट एक स्ट्रेट वायर से फ्लो करता हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर स्ट्रेट वायर के बदले हम एक सर्कुलर रिंग या सर्कुलर लूप से करंट फ्लो कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप, लूप होता है फंदा या रिंग, उससे अगर करंट फ्लो करें तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा और उसे हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी एक सर्कुलर लूप है, बिल्कुल सर्कल, इसे हमें जोड़ना है बैटरी से, और स्विच से। तो इस तरह से हमने जोड़ दिया। अब फिर से हमें कार्डबोर्ड लगानी है, तो कार्डबोर्ड लगाने के लिए ये सपोज कार्डबोर्ड हमारी है,
अब इस कार्डबोर्ड में हमने थोड़ी दूर पे 2 होल बनाए हैं और उन होल में से हमें सर्कुलर लूप के 2 एंड को पार कराए हैं। ठीक है, यहाँ से ये निकली है, फिर इसको हम कनेक्ट कर दिए। अब दोबारा इस पे हम उसी तरह से आयरन डस्ट या फिलिंग्स को छिड़केंगे और फिर से जैसे ही हम इसको स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो आयरन डस्ट बिखरी हुई थी, अब हम इस करंट ऑन करते ही इस बोर्ड को धीरे धीरे टैप करेंगे, धीरे धीरे हम इसे ठोकेंगे तो हम देखेंगे कि तार के इस दोनों एंड पर ये जो आयरन डस्ट है वो इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल में इस सेट में ये सज जाएगा। यानी जैसे स्ट्रेट कंडक्टर में हुई थी, उसमें एक कंडक्टर था तो एक सर्कल शेप बनी थी, इसमें 2 पार्ट है कंडक्टर का, तो दोनों ही पार्ट में ये इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल की शेप में सज जाएगी। यानी इस सर्कुलर लूप में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो उस सर्कुलर लूप के किसी भी पार्ट को अगर हम कंसीडर करें तो उसकी चारों तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसकी चारों तरफ ये सर्कल की शेप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। अब फिर से यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन पता करेंगे और उसके लिए फिर से हम कौन सी नियम अपनाएंगे, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ये हमारी पॉजिटिव है तो ये करंट की डायरेक्शन है, तो यहाँ भले तार जो है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, कर्व है, लेकिन हम एक छोटा सा पार्ट इसको अगर माने तो वो ऑलमोस्ट हम स्ट्रेट समझ सकते हैं। तो उस जगह पे अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो करंट की डायरेक्शन यहाँ ऊपर की ओर है, तो थंब को हमने ऊपर की ओर रखा तो ये फिंगर्स की डायरेक्शन क्या है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगी हमारी फील्ड लाइन की डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन फिर नीचे की ओर है तो ये हो जाएगी हमारी फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे जैसे हम इस लूप से दूर जाएंगे, ये सर्कल बड़ी होती जा रही है, तो यहाँ तक हम सर्कल को पूरा बना चुके हैं, यहाँ पर हम पूरा नहीं बना रहे हैं, ये बाहर चली जाएगी, तो यहाँ पर हम इसके सिर्फ पार्ट को दिखा रहे हैं, ये और बड़ी होगी। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम सेंटर पे आ रहे हैं सर्कल का, तो ये फील्ड लाइंस जो है ये बड़ी होती जा रही है और सेंटर पे आने के बाद ये बिल्कुल होरिजेंटल हो गई, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। अब फील्ड लाइन का स्ट्रेट हो जाना ये इंडिकेट करती है कि इस सर्कल के, इस लूप के जो सेंटर पार्ट है बीच में, वहाँ पर फील्ड लाइंस बिल्कुल पैरेलल होती है, यानी वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। ओके, अब ये तो हमने एक सिंगल सर्कुलर कॉइल लेकर ये एक्टिविटी को कंप्लीट किया, लेकिन अगर हम सोचें कि इसका हम एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन करने के लिए हमें इस सर्कुलर कॉइल
एक से काम नहीं चलेगा, एक के बाद और भी कॉइल्स में रखना होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। तो अगर हम उस तरह से कई क्लोज सर्कुलर लूप रखते हैं और उससे करंट फ्लो करते हैं, तब हम देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो किस तरह की बनेगी। और हम लोग ये भी जानेंगे कि हम उस मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, कहाँ पर करते हैं। तो अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए current carrying solenoid। ये solenoid क्या है? अगर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये खास तरह की वायर है जो ऊपर से एक कॉपर की वायर ऊपर से एक लेयर लगी रहती है जो इंसुलेशन की काम करती है, उस वायर के अगर हम एक इस तरह की स्प्रिंग जैसा शेप में इसको लपेट दें तो ये जो कॉइल बनेगी उस कॉइल को हम कहते हैं सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड की ये हॉलो कॉइल और इंसुलेटेड कॉपर है। अब ऐसी कॉइल से, इस कॉइल में क्या है कि कई लूप्स है, वन आफ्टर अनदर। ये पहली लूप, ये दूसरी लूप, ये तीसरी लूप। पहले हमने एक लूप लिया था, अब हम लोग एक के बाद कई लूप्स को लगा दिए हैं और उनमें से करंट फ्लो करेंगे और फिर देखेंगे हम कि वो किस तरह से बिहेव करता है। तो इसको हम सॉलिनॉइड कहते हैं। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी और स्विच से। इस तरह से कनेक्ट करेंगे और इसमें से जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न कैसी होगी, इसके लिए हम सबसे पहले इस तरह के सॉलिनॉइड को हम इस तरह से धागे से लटका देंगे एक स्टैंड से और उसमें करंट फ्लो होगा। तो हम देखेंगे जैसे ही करंट फ्लो होती है और ये लटकती हुई सॉलिनॉइड अगर फ्री रहे मूव करने के लिए तो ये बिल्कुल बार मैग्नेट जैसी बिहेव करेगी, यानी इसकी एक एंड नॉर्थ की ओर और एक एंड साउथ डायरेक्शन की ओर आकर रुकेगी, जो कि बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेवियर है। वो इसलिए क्योंकि एक सॉलिनॉइड से जब करंट हम फ्लो करते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बनती है। अब बार मैग्नेट की तरह जब बनेगी तो इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो बार मैग्नेट को एक बार हम याद कर लें। बार मैग्नेट में ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो बिल्कुल इसमें भी इसी तरह के तार बनेंगे। और
डिफरेंस क्या है कि इसमें बीच में हम डॉटेड लाइन से ये क्लोज लूप को दिखाए थे, लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन से दिखा रहे हैं क्योंकि ये बीच वाली भाग जो है वो हॉलो है, यानी यहाँ पर ये क्लोज लूप पूरी तरह से दिखाई गई, लेकिन नेचर इसकी बिल्कुल बार मैग्नेट जैसी है। अब है बात कि इसकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो बार मैग्नेट ऐसी है तो नॉर्थ साउथ पोल होगी। ये नॉर्थ और साउथ पोल किस तरफ है, कैसे पता करेंगे? उत्तर से लटका कर भी कर सकते हैं, जैसे बताए थे हम, जो नॉर्थ की और रुपये की नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ रहेगी साउथ पोल। लेकिन आप दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। हम करंट की डायरेक्शन को देखेंगे कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या है। तो ये कॉइल हम इस तरह से दिखाए हैं, तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ कॉइल की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से जब वो निकल रही है तो वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो सीधी और सबसे आसान तरीका है कि जहां पर करंट की डायरेक्शन इस तरह की हो, यानी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, तो वो एंड हो जाएगी साउथ पोल। और जहां पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज, वो हो जाएगी नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इस साइड में ये जो है वो नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंड हो गई नॉर्थ पोल, और ये एंड में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ये हो गई साउथ पोल। और अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डालेंगे, तो ये नॉर्थ टू साउथ होता है, और अंदर से साउथ टू नॉर्थ, तो ये हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। तो जब हम एक सॉलिनॉइड से करंट फ्लो करते हैं, तो वो सॉलिनॉइड बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और उसकी चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है दैट इज सिमिलर टू बार मैग्नेट, वो बार मैग्नेट की तरह बनती है। अब हम पढ़ेंगे कि इस सॉलिनॉइड का हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, क्या यूज करते हैं सॉलिनॉइड। एप्लीकेशन ऑफ ए सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड का जो होलो पार्ट है, अंदर वाली खाली जगह है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, इसके एक टुकड़े को रख दें, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद वो इंडक्शन के कारण मैग्नेट जैसी बिहेव करेगी, यानी वो आयरन की जो टुकड़ा है वो मैग्नेट बन जाएगी, लेकिन तभी तक बनी रहेगी जब तक करंट को हम फ्लो करता है। यानी इस सॉलिनॉइड की मदद से हम एक मैग्नेट बना सकते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट से चलेगी, यानी जिसकी पावर हम इलेक्ट्रिक करंट की मदद से डेवलप करेंगे। तो ऐसे मैग्नेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसका सबसे बेस्ट यूज है सॉलिनॉइड का टू मेक एन इलेक्ट्रो मैग्नेट। इसको हम कैसे बनाते हैं, तो हम एक आयरन बार, सॉफ्ट आयरन का एक टुकड़ा लेते हैं, और इस पर हम इस तरह से इंसुलेटेड कॉपर वायर का टर्निंग उसको लपेटते हैं,
और इसकी जो दो एंड है वहां पर हम बैटरी और स्विच लगा देते हैं। तो ये एक हॉलो कॉइल हो गई और उस हॉलो कॉइल यानी सॉलिनॉइड और उसकी बीचों बीच हमने क्या रखा, हमने एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा रखा। दिस इज सॉफ्ट आयरन। अब हम देखेंगे जैसे ही हम करंट ऑन करते हैं और कोई आयरन की बनी चीज हम इसके पास लाते हैं तो ये मैग्नेट जैसे बिहेव करेगी और उसे अट्रैक्ट करेगी। इसकी दो एंड बनी है। हम लोग जानेंगे पिछला जो तरीका मैं बताया हूँ उसकी मदद से इसमें कौन सी नॉर्थ पोल है, कौन सी साउथ पोल है। जब मैग्नेट बनी है तो नॉर्थ साउथ पोल होनी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज हम देखेंगे कि मैग्नेट तो बनेगी जरूर, लेकिन जैसे ही हम करंट को ऑफ कर देंगे तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगी। उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इससे नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये एक टेम्पोररी मैग्नेट बनेगी। ओनली व्हेन करंट फ्लोज, जब करंट फ्लो होगी सोलेनॉइड से तभी ये मैग्नेट बनेगी, और जब करंट फ्लो बंद हो जाएगी ये करंट की डायरेक्शन को हम शो कर दिए। अब हमें पता करना है इसकी दोनों पोल। तो यहां पर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करती है, ये गई और इसके पीछे से ये आई। तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में करंट जानी है, ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होने से ये कौन सी पोल बनेगी, साउथ पोल। और यहाँ पर जब ये निकल रही है, इसे पीछे से निकल रही है, तो कैसे घूम रही है करंट, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बनेगी नॉर्थ। ठीक है। अब बार मैग्नेट के साथ इसकी कुछ सिमिलरिटीज हैं, साथ ही साथ कुछ डिफरेंसेस भी। सिमिलरिटी है कि दोनों की बार मैग्नेट जैसी काम करती है, इसमें भी दो पोल्स हैं। डिफरेंस क्या है कि बार मैग्नेट की जो दो पोल्स होती हैं वो फिक्स होती है। हम इसको साउथ इसको नॉर्थ नहीं बना सकते, लेकिन इस मैग्नेट में हम अगर चाहें तो इसे हम नॉर्थ इसे साउथ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सिर्फ हमें करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। इस तार को नेगेटिव से इस तार को पॉजिटिव से जोड़ देंगे। जैसे ही इसको हम पॉजिटिव से जोड़ देंगे करंट इधर जाएगा। करंट की डायरेक्शन उस समय ये होगी और यहाँ पर करंट इधर से जाएगी क्लॉकवाइज। ठीक है। ये बन जाएगी साउथ पोल और वो बन जाएगी नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर हम करंट के डायरेक्शन को चेंज करके पोल्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इस मैग्नेट के साथ दूसरे डिफरेंस यहाँ पर हम पाते हैं कि इस मैग्नेट की यानी बार मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है, फील्ड की स्ट्रेंथ या पावर कहें जिसे हम, वो फिक्स्ड है। उसको हम अगर चाहें भी तो बढ़ा नहीं सकते। लेकिन इस मैग्नेट का, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, हम अगर चाहें तो इसकी पावर को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर को बढ़ाने के लिए कई प्रोसेस है। पहली है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी increased by पहला increasing number of turns of the solenoid। हम इस सोलेनॉइड को बनाने में जितना टर्न दिए हैं, जितना बार लपेटे हैं तार को, उसकी संख्या को बढ़ा लेंगे। यानी हमें अब लंबी तार लेनी है
और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से ही ये मैग्नेट पहले से पावरफुल बनेगा। दूसरी, बाय इंक्रीजिंग करंट की वैल्यू बढ़ाकर, टर्न वही रहेगी लेकिन करंट बढ़ा देंगे। यहाँ पर हम 2 सेल का बैटरी लिए हैं, हम 3 या 4 सेल लगा देंगे तो मैग्नेट ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, तो बाय इंक्रीजिंग करंट वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द पावर ऑफ मैग्नेट। तीसरी है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कोर। यहाँ कोर किसे कह रहे हैं? तो सॉफ्ट आयरन हम लिए हैं, इसी को कोर कहेंगे। सॉफ्ट आयरन लेने से, सॉफ्ट आयरन ही सबसे बढ़िया और सबसे आइडियल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। तो जो कोर मटेरियल हम लिए हैं उसकी नेचर पर भी डिपेंड करती है कि मैग्नेट कैसी बनेगी। तो ये 2 तरह की मैग्नेट में डिफरेंस भी पूछी जाती है कि बार मैग्नेट के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या डिफरेंस है। तो हम टेबल बना के डिफरेंसेस लिख सकते हैं। बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये तुम्हारे बुक में भी होगी। पहले डिफरेंस हम दे सकते हैं, बार मैग्नेट इज ए परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्पोररी मैग्नेट। इसकी मैग्नेटिक पावर हमेशा रहती है, कभी ये डिमैग्नेटाइज अपने आप नहीं होती है, लेकिन इसमें करंट बंद करते ही इसकी मैग्नेटिक पावर खत्म यानी डिमैग्नेटाइज हो जाती है। सेकेंड डिफरेंस दे सकते हैं, इन बार मैग्नेट the strength of magnet is fixed, we cannot change the strength, but in electromagnet the strength of magnet can be changed. Third, bar magnet, in bar magnet the poles of the magnet cannot be interchanged, इसके poles को हम बदल नहीं सकते, but in electromagnet poles can be इंटरचेंज। ओके, फोर्स को हम बदल सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों में डिफरेंसेस देख सकते हैं। इसके बाद ठीक है बच्चों, आज हम लोग यही इलेक्ट्रोमैग्नेट तक ही पढ़ेंगे और मैं तुम्हें कुछ प्रश्न, अभी तक जो भी डिस्कशन हुई है उस पर कुछ प्रश्न दूंगा जिसको तुम्हें एज ए होमवर्क बनाना है। तो पहली क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सोलिनॉइड? सोलिनॉइड क्या है? सेकेंड, हाउ द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बी चेंज? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोलैरिटी का मतलब पोल्स, नॉट पोल और साउथ पोल, कैसे हम चेंज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ the strength of an electromagnet be
increased. Fourth, why an electromagnet is called temporary magnet. ये 4 क्वेश्चन तुम्हारी होमवर्क है। फिर से इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ सॉलिनॉइड की परिभाषा लिखनी है। सॉलिनॉइड क्या है, कैसे बनाते हैं। दूसरी क्वेश्चन में लिखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जब हम बनाते हैं तो उसकी जो 2 पोल्स बनती है, नॉर्थ और साउथ पोल, हम अगर उसको चाहें बदलने के लिए नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ, तो कैसे बदल सकते हैं। तीसरा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के बाद अगर हम चाहें तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे स्ट्रेंथ को, तो मैं डिस्कशन में बताया हूँ कि कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के पावर को बढ़ा सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाई एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉल्ड टेम्पोररी मैग्नेट। जब हम इसको कंपेयर किए बार मैग्नेट के साथ, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पोररी मैग्नेट है और बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है। तो क्यों हम इसे टेम्पोररी कहते हैं, वो कारण हमें लेना है। बस आज की लेसन यही मैं खत्म करूँगा और उम्मीद है कि तुम घर में इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ोगे और जो क्वेश्चंस मैं दिया हूँ उसे सॉल्व करोगे। ओके, बाय।